तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल पर। मेरा नाम तरुण माकड़ है। आई एम बीटेक एंड एमटेक बोथ फ्रॉम IIT कानपुर। मैं 10 साल से फिजिक्स पढ़ा रहा हूं और आज मैं लेकर के आया हूं नीट 2020 के वीडियो सॉल्यूशंस फिजिक्स के। दोस्तों आज 13 सितंबर 2020 है। आज ही नीट का एग्जाम हुआ है और आज ही के दिन फिजिक्स के वीडियो सॉल्यूशंस हाजिर है भाई साहब आपके लिए। तो पहले परिचय से शुरुआत करते हैं और उसके बाद में मैं आप लोगों का नीट का पेपर पूरा का पूरा सॉल्व करवाता हूं। दोस्तों मेरा जो नाम है वो है तरुण माकड़। जैसा कि मैंने कहा आई एम बीटेक एंड एमटेक फ्रॉम IIT कानपुर। 10 साल का मुझे एक्सपीरियंस है फिजिक्स पढ़ाने का। दोस्तों आज जो पेपर हम लोग सॉल्व करने वाले हैं नीट 2020 के पेपर की बात कर रहे हैं हम लोग। इसमें बहुत सारे कोड्स हैं। जिस कोड को हम लोग यहां सॉल्व करने वाले हैं दोस्तों उस कोड का नाम है कान्हा, KANHA। बहुत ही प्यारा कोड है कान्हा, KANHA। और इसका जो टेस्ट पेपर नंबर है दैट इज E1। जैसा कि आप लोगों को पता है दोस्तों यहां जितने भी कोड्स आते हैं उसमें पेपर्स के जो क्वेश्चन नंबर रहते हैं वो शफल होकर के आते हैं जबकि क्वेश्चंस सेम रहते हैं। तो जो पेपर मेरे पास में है वो है E1 कोड, कान्हा कोड का। हो सकता है कि आपके पेपर का जो कोड होगा वो डिफरेंट होगा लेकिन जो क्वेश्चंस होंगे वो सेम रहेंगे, बस उनके ऑर्डरिंग या उनके नंबरिंग अलग अलग होगी। दोस्तों इस कोड में शुरुआत के जो 90 क्वेश्चंस थे वो बायो के थे। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 91 से 135 तक क्वेश्चंस केमिस्ट्री के थे। लास्ट के 35 क्वेश्चंस यानी कि 136 से लेकर के 180 तक के जो क्वेश्चंस थे वो फिजिक्स के थे। यानी कि मैं जो सॉल्विंग स्टार्ट करने वाला हूं दैट इज क्वेश्चन नंबर 136। तो पहले मैं क्वेश्चन लिखूंगा, ऑप्शन लिखूंगा और फिर मैं आपको बताऊंगा कि उसके पीछे का क्या लॉजिक है। शुरुआत करते हैं दोस्तों, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 136 से। तो क्वेश्चन नंबर 136 क्या है दोस्तों, देखिए मेरे पास में दे रखा है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग द बोर मॉडल इज नॉट वैलिड। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग द बोर मॉडल इज नॉट वैलिड। 4 ऑप्शंस हैं। कौन कौन से 4 ऑप्शंस हैं देखिए। ऑप्शन नंबर 1 जो यहां दे रखा है वो है हाइड्रोजन एटम। ऑप्शन नंबर बी जो यहां दे रखा है वो है हीलियम प्लस। ऑप्शन नंबर 3 जो दे रखा है वो है ड्यूट्रॉन एटम जिसको कि 1H2 भी लिख सकता हूं। और ऑप्शन नंबर 4 जो है वो है नियॉन प्लस, सिंगली आयोनाइज्ड नियॉन। 4 ऑप्शंस, हाइड्रोजन एटम, सिंगल आयोनाइज्ड हीलियम एटम, ड्यूट्रॉन एटम और सिंगल आयोनाइज्ड नियॉन एटम। दोस्तों आप लोगों को पता है कि जो बोर मॉडल होता है वो सिर्फ सिंगल प्रोटॉन स्पीसीज पर ही वैलिड है, यानी ऐसे स्पीसीज जिसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन हो और एक ही प्रोटॉन हो। जी हां दोस्तों, एक ही प्रोटॉन हो और एक ही इलेक्ट्रॉन हो। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो बोर मॉडल होता है वो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज पर ही वैलिड होता है, यानी वो सभी के सभी स्पीसीज जिसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है बोर मॉडल उन पर लगता है। एक से ज्यादा मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज पर बोर मॉडल नहीं लगता है। अगर मैं हाइड्रोजन एटम के बारे में बात करूं, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन, बोर मॉडल एप्लीकेबल है। हीलियम प्लस के बारे में बात करूं तो इसके अंदर 2 प्रोटॉन्स होते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दूंगा तो एक इलेक्ट्रॉन बचेगा, ये भी एक सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। सिमिलरली ड्यूट्रॉन एटम के बारे में बात करूं, ये हाइड्रोजन का आइसोटोप है, एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन, तो इसमें भी एक ही इलेक्ट्रॉन है। लेकिन आप लोगों को पता होगा कि जो नियॉन एटम होता है इसका एटॉमिक नंबर 10 होता है, यानी 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगर मैं उसमें से एक इलेक्ट्रॉन हटा भी दूं तो भी इसमें 9 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यानी कि इसमें एटम का जो इलेक्ट्रॉन का जो नंबर है, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो 10 होगा, यानी इसके लिए बोर मॉडल वैलिड नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा दोस्तों वो है Ne+। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 137। The ratio of contributions made by the electrical field and the magnetic field components to the intensity of the electromagnetic wave is। किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का क्या रेशियो होता है उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 137 आपसे जो 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, फर्स्ट ऑप्शन इज C/1, सेकंड ऑप्शन जो है वो है 1/1, थर्ड ऑप्शन जो है वो है 1/C, फोर्थ ऑप्शन है मेरे पास में 1/C²। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से इस चैप्टर से ये क्वेश्चन है और यहां पूछा गया है रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टू द मैग्नेटिक फील्ड। आप लोगों को पता है दोस्तों
E/B जो होता है ये C होता है, स्पीड ऑफ लाइट, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जो रेशियो है दैट इज C, तो C/1, फर्स्ट ऑप्शन इज द डायरेक्ट राइट आंसर। एनसीईआरटी के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर पर डायरेक्टली पूछा गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 138 दोस्तों, यहां पूछा गया है ब्रूस्टर एंगल IB फॉर एन इंटरफेस शुड बी। किसी भी इंटरफेस के लिए ब्रूस्टर एंगल की रेंज क्या होती है? तो ब्रूस्टर एंगल जो होता है ये पोलराइजेशन से रिलेटेड है, उसके बारे में भी बात कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 138, ऑप्शन नंबर 1 जो दे रखा है दैट इज 0 डिग्री IB से लेकर के 30 डिग्री। सेकंड ऑप्शन जो दे रखा है दोस्तों वो है 30 डिग्री IB 45 डिग्री। थर्ड ऑप्शन जो है दोस्तों वो है 45 डिग्री से लेकर के IB इज इक्वल टू 90 डिग्री। और फोर्थ ऑप्शन जो मेरे पास में लिस्ट में है वो है IB इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो दोस्तों ब्रूस्टर एंगल आप लोगों ने कहां पढ़ा है? थोड़ा सा अगर आप याद करने की कोशिश करेंगे तो आपको याद आएगा पोलराइजेशन। पोलराइजेशन के चैप्टर में जो अनपोलराइज्ड लाइट होती है, अगर वो पर्टिकुलर एंगल पर इंसिडेंट हो तो एक लाइट कंप्लीटली पोलराइज्ड लाइट और एक लाइट जो है वो पार्शियली पोलराइज्ड लाइट में डिवाइड हो जाती है। इसको हम लोग पोलराइजेशन कहते हैं। और इसके लिए जो पर्टिकुलर एंगल होता है दैट इज ब्रूस्टर एंगल। ये जो एंगल है इसे ब्रूस्टर एंगल कहते हैं, ये इंसिडेंट रे है। यहां पर मेरे पास में कंप्लीटली पोलराइज्ड लाइट, जिसको कि हम लोग रिफ्लेक्टेड लाइट कहेंगे, ये पोलराइज्ड रिफ्लेक्टेड लाइट है। और यहां जो होता है ये पार्शियली रिफ्लेक्टेड लाइट और पार्शियली पोलराइज्ड लाइट PPL हमें यहां पर मिलता है, जो कि रिफ्रैक्टेड लाइट है। ऐसी सिचुएशन में ये जो पर्टिकुलर एंगल हो जाता है ये 90 डिग्री हो जाता है। अगर दोस्तों आप लोग कैलकुलेशंस की डेप्थ पे जाओ तो आपको एक फॉर्मूला याद आएगा, जैसे ब्रूस्टर्स फॉर्मूला कहते हैं। ब्रूस्टर्स एंगल was given by the scientist by the name of Brewster, और इसकी जो वैल्यू होती है दैट इज tan इनवर्स ऑफ म्यू। दोस्तों अगर ये मीडियम एयर है और इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है तो आप लोगों को ये याद होना चाहिए कि tan इनवर्स म्यू इसका आंसर होता है। अब म्यू क्या है? म्यू है हम लोग इसके रिलेटिव यानी एयर के रिलेटिव इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि म्यू जो होता है वो किसी भी मीडियम के लिए हमेशा 1 से ज्यादा होता है, यानी म्यू की जो मिनिमम वैल्यू हो सकती है दैट इज 1 और म्यू की जो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू हो सकती है वो है इनफाइनाइट, थ्योरेटिकली इनफाइनाइट। वैसा म्यू कभी इनफाइनाइट तो नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी थ्योरेटिकली 1 से ज्यादा होता है तो इट कैन गो अप टू इंफिनिटी। तो अगर मैं म्यू की जगह 1 ले लेता हूं सपोज, तो ब्रूस्टर एंगल कितना आता है? अगर मैं म्यू की जगह 1 ले लेता हूं तो tan इनवर्स 1 होता है 45। तो ब्रूस्टर एंगल का जो मिनिमम वैल्यू आती है वो है मेरे पास में tan इनवर्स 45। सिमिलरली अगर मैं म्यू की मैक्सिमम वैल्यू जो है, म्यू की मैक्सिमम वैल्यू अगर देखूं थ्योरेटिकली इनफाइनाइट हो सकती है, tan इनवर्स इनफाइनाइट IB जो हो जाएगा वो होता है मेरे पास में 90 डिग्री। तो IB विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। दैट मींस दोस्तों अगर मैं यहां देखूं तो ब्रूस्टर्स एंगल की जो मिनिमम वैल्यू है वो है 45 डिग्री और जो मैक्सिमम वैल्यू ये जा सकता है दैट इज 90 डिग्री। क्या फर्स्ट ऑप्शन हो सकता है? नहीं, सेकंड, थर्ड। यस, दिस इज द राइट आंसर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है पॉइंट नंबर 3 यानी कि 45 डिग्री से 90 डिग्री। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे यहां दे रखा है क्वेश्चन नंबर 139, ये है a cylinder contains hydrogen gas at a pressure 249 kPa and temperature 27 डिग्री सेल्सियस। Its density is, एक सिलेंडर है, उस सिलेंडर में हाइड्रोजन गैस भरी गई है, उस हाइड्रोजन गैस का प्रेशर आपको दे रखा है, टेम्परेचर आपको दे रखा है, R यानी कि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू आपको पता है, क्या पूछा गया है? डेंसिटी आपसे पूछी गई है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, आइडियल गैस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 139, प्रेशर इज गिवन एज 249 किलोपास्कल। आपको वॉल्यूम नहीं दे रखा है। टेम्परेचर के बारे में बात करते हैं तो टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन आप लोग जानते हैं दोस्तों कि जब हम लोग टेम्परेचर को SI सिस्टम में लिखते हैं तो हम लोग केल्विन यूज करते हैं, तो इसमें आपको 273 ऐड करना पड़ेगा, या 300 केल्विन हो जाएगा। मास नहीं दे रखा है, ठीक है। हाइड्रोजन गैस के बारे में बात कर रहा है। हाइड्रोजन गैस का जो मॉलिक्यूलर मास होता है दैट इज 2, H plus H इज इक्वल टू 2। अब अगर आप आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में बात करें तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या है बेटा जी? आइडियल गैस इक्वेशन जो होता है ये होता है PV इज इक्वल टू nRT, राइट। अब अगर इसको थोड़ा सा आप मॉडिफाई करके देखें तो आप इसे लिख सकते हैं P वॉल्यूम V, N जो है नंबर ऑफ मोल्स, उसको ग्राम में मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास इनटू R इनटू T लिखा जा सकता है।
डेंसिटी की डेफिनेशन क्या है? डेंसिटी इज मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो अगर मैं यहां से डेंसिटी निकालूं दोस्तों, तो डेंसिटी कितना आ गया? डेंसिटी आ गया m डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ये हो गया p इंटू कैपिटल M डिवाइडेड बाय r इंटू t, राइट? तो p क्या है मेरे पास? p इज प्रेशर। तो प्रेशर कितना है उसको भी आप कैलकुलेट कर लीजिए, 249 किलो का हो गया 10⁻³ m जैसा कि हम लोगों ने कैलकुलेट किया है इज 2 डिवाइडेड बाय r इंटू t। व्हाट इज r? r की जो वैल्यू है दैट इज 8.3 एंड दिस इज 300। जब आप इसको सॉल्व करते हैं दिस इज 200। लेकिन आप लोगों को ये पता होना चाहिए दोस्तों कि यहां से जो भी मास आता है वो मास किस टर्म्स में आता है? वो ग्राम में आता है। यानी ये जो डेंसिटी है ये ग्राम में, मास ग्राम में चल रहा है, इसको आपको किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो बेसिकली ये डेटा आ गया है ये डेटा आ गया है ग्राम पर मीटर क्यूब। अगर आप इसको केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 0.2 केजी डिवाइडेड बाय मीटर क्यूब। ठीक है, ये इसका आंसर आना चाहिए। चार ऑप्शंस कौन से थे आपके सामने? देखिए प्लीज। फर्स्ट ऑप्शन जो यहां दे रखा था दैट इज 0.5 केजी डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर क्यूब। सेकंड ऑप्शन जो था दैट इज 0.2 केजी डिवाइडेड बाय मीटर क्यूब। सॉरी, ये सब मीटर क्यूब में है, मीटर क्यूब। ये वाला ऑप्शन भी मीटर क्यूब में है। अगर मैं पॉइंट नंबर 3 की बात करूं दोस्तों, तो जो पॉइंट नंबर 3 है दैट इज 0.1 केजी डिवाइडेड बाय मीटर क्यूब। और जो फोर्थ ऑप्शन है वो है 0.02 दैट इज 0.02 केजी डिवाइडेड बाय मीटर क्यूब। हमारा आंसर ये आ रहा है। तो आप लोगों को अब देखना शुरू हो गया होगा कि बेसिकली अब जो है वो कौन सा राइट आंसर है। अगर मैं इसके राइट आंसर की बात करूं तो दैट इज 0.2 केजी पर मीटर क्यूब। यस, तो इसका जो सेकंड ऑप्शन है वो हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 140। दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 140, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि रे इज इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस I on surface of a small angle prism with angle of prism A and it emerges normally from the opposite surface. If the refractive index of the material of the prism is mu, then find the angle of incidence. Then the angle of incidence is nearly equal to. देखिए, पहले ऑप्शंस दिखा देता हूं, फिर मैं आपको बताता हूं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। फर्स्ट ऑप्शन इज a/2 म्यू। सेकंड ऑप्शन जो है दैट इज 2a by म्यू। थर्ड ऑप्शन इज म्यू इनटू a एंड फोर्थ ऑप्शन इज म्यू इनटू a/2। दोस्तों क्वेश्चन में पूछा क्या गया है? तो क्वेश्चन में जो चीज पूछी गई है वो ये पूछी गई है कि आप इसमें एक प्रिज्म के बारे में बात कर रहा है। ये बोल रहा है कि कोई प्रिज्म है, ये मेरे पास प्रिज्म है, इस प्रिज्म से जो रे बाहर निकल रही है वो परपेंडिकुलर निकल रही है। ठीक है, इस प्रिज्म का जो एंगल है वो छोटा है a, इसका मटेरियल है म्यू। आपसे पूछा गया है कि जो इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो I किसके बराबर होगा, है ना? बाहर में एयर मान लेता हूं। दोस्तों अगर आप लोग प्रिज्म के इक्वेशंस के बारे में बात करो तो एक इक्वेशन आपको याद आ रही होगी, वो होती है R1 प्लस R2 इज इक्वल टू A। यानी कि जो मेरे पास में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फ्रॉम द फर्स्ट सरफेस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फ्रॉम द सेकंड सरफेस है, उनका सम जो होता है वो a के बराबर होता है। क्योंकि यहां पर परपेंडिकुलर इंसिडेंस कर रही है, यानी नॉर्मल से 0 डिग्री के एंगल पर है, तो R2 की वैल्यू 0 हो गई। R2 की वैल्यू 0 होने से R1 मेरा a के बराबर हो गया। यानी यहां से मुझे पता चल गया दोस्तों R1 इज इक्वल टू a। अगर R1 a है तो ये वाला एंगल कितना हो गया? a। अगर आप इतना कर लेते हैं तो अब आपको इस सरफेस पे स्नेल्स लॉ लगा देना है और आंसर आपके सामने आ जाएगा। अगर मैं इस सरफेस पे स्नेल्स लॉ लगा दूं तो μ1 इंटू साइन I इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन म्यू। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन में गिवन है कि जो भी मेरे पास में एंगल है ये बहुत स्मॉल है। अगर मेरे पास कोई भी एंगल स्मॉल होता है तो साइन थीटा, टेन थीटा, थीटा बन जाते हैं, है ना? तो आप लोगों को पता है कि अगर मेरे पास में थीटा स्मॉल है तो उस सिचुएशन में साइन थीटा ऑलमोस्ट इज इक्वल टू टेन थीटा इज ऑलमोस्ट इक्वल टू थीटा। तो मैं जहां पर भी साइन है उनको हटा करके मैं लिख सकता हूं 1 इंटू आई इज ऑलमोस्ट इक्वल टू म्यू इंटू ए। सॉरी, ये साइन ए हो जाएगा, म्यू इंटू ए, ये लगभग इक्वल हो जाएगा। और यहां से आपको पता चल गया I इज इक्वल टू म्यू इंटू ए। सो द आंसर इज I इज इक्वल टू म्यू इंटू ए। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर 3 जो है वो मेरा राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 141।
क्वेश्चन नंबर 141 देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 141 थर्मोडायनेमिक्स में से है और यहां आपसे पूछा गया है कि दो सिलेंडर हैं ए और बी, जिसमें एक स्टॉप लॉक से दोनों को कनेक्ट किया गया है और अचानक से आप वॉल्व खोल देते हैं। आपको बताना है कि प्रोसेस कैसा होगा। देखिए, सबसे पहली चीज, देयर आर टू सिलेंडर्स, तो ये है मेरे पास में सिलेंडर संख्या ए एंड देयर इज वन मोर सिलेंडर, और ये मेरे पास में हो जाएगा दोस्तों सिलेंडर 2। ठीक है, तो दो सिलेंडर्स हैं मेरे पास में, सिलेंडर ए एंड सिलेंडर बी, और दोनों की कैपेसिटी सेम है। इसका भी वॉल्यूम V है, इसका भी वॉल्यूम V है, ये अमिताभ है और ये बच्चन। दो सिलेंडर्स मुझे दे रखे हैं। ठीक है, एक में प्रेशर में गैस भरी हुई है, तो अगर मेरे पास में यहां एक स्टॉप लॉग है और यहां गैस फिल्ड है और इस गैस का प्रेशर P है और टेम्परेचर T है, यहां कोई गैस नहीं है, नो गैस। ठीक है, दैट मींस वैक्यूम। अगर मेरे पास में कोई भी गैस नहीं है, अब क्या बोला जाता है? अब बोला जाता है द एंटायर सिस्टम इज थर्मली इंसुलेटेड। द एंटायर सिस्टम इज थर्मली इंसुलेटेड, यानी यहां से कोई भी टेम्परेचर या हीट बाहर नहीं जा सकती है, ना बाहर से अंदर आ सकती है। द स्टॉप कॉक इज सडनली ओपन। दोस्तों, इस पूरे क्वेश्चन में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है सडनली। सडनली, जी हाँ दोस्तों, हमें पहली बार में तो ऐसा लगता है कि ये एक अंग्रेजी का टर्म है, इसमें हमारी फिजिक्स से कोई लेना देना नहीं है, बट एक्चुअली कोई भी प्रोसेस अगर सडनली होता है तो वो एडियाबेटिक होता है। आप एज अ थंब रूल हमेशा याद रखेंगे, एनी प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस सडनली इज ऑलवेज एन एडियाबेटिक प्रोसेस। तो यहां पर जो सडनली वर्ड है, इससे आपको आइडिया पता चलता है कि ये मेरे पास में एडियाबेटिक प्रोसेस है। ठीक है, सो इट इज एडियाबेटिक प्रोसेस। ऑप्शंस में हमें 4 ऑप्शंस दे रखे हैं और हमें यही चूज करना है बेसिकली कि कौन सा प्रोसेस है। तो जो फर्स्ट प्रोसेस का नाम यहां दे रखा है दैट इज आइसोथर्मल। क्या ये आइसोथर्मल है? जी नहीं, ये एडियाबेटिक है। पॉइंट नंबर 2 एडियाबेटिक, यस, इसका आंसर हो जाएगा पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 आइसोकोरिक, तो आइसोकोरिक भी नहीं है क्योंकि मेरे पास में ये नहीं दे रखा है कि नहीं इनके जो वॉल्यूम्स है वो क्लोज्ड है। और चौथा जो है वो है आइसोबारिक। आइसोबारिक होने का सवाल नहीं है क्योंकि मेरे पास में प्रेशर अल्टीमेटली चेंज होगा। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो है एडियाबेटिक प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द एनर्जी इक्विवेलेंस ऑफ 0.5 ग्राम ऑफ ए सब्सटेंस इज। दोस्तों, जो क्वेश्चन यहां दे रखा है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करता हूं। 142 में क्या है दोस्तों? द एनर्जी इक्विवेलेंस ऑफ 5 ग्राम ऑफ द सब्सटेंसेस। कोई सब्सटेंस है, उसकी 5 ग्राम की एनर्जी इक्विवेलेंस आपसे पूछी गई है। फर्स्ट ऑप्शन इज 4.5 into 10⁻16 जूल। सेकेंड ऑप्शन जो है मेरे पास में पॉइंट नंबर 2, ये है 4.5 into 10⁻13 जूल्स। थर्ड ऑप्शन जो है दोस्तों वो है 1.5 into 10⁻13 जूल्स। फोर्थ ऑप्शन जो है वो है 0.5 into 10⁻13 जूल्स। एनर्जी इक्विवेलेंस का मतलब होता है E is equal to mc²। आइंस्टीन का फेमस फॉर्मूला। मास आपको दे रखा है, C की वैल्यू आपको पता है, E is equal to mc², तो करना है। तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, E is equal to mc² कर दीजिए। M आपको गिवन है ऑलरेडी, दिस इज 5 ग्राम, सॉरी 0.5 ग्राम। तो 0.5 ग्राम को आपको केजी में लेना पड़ेगा। तो ये हो गया मेरे पास में 0.5 into 10⁻³ ये हो गया मास। C होता है बेटा 3 into 10⁸ का स्क्वायर कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो 3 का स्क्वायर 9 को 0.5 से मल्टीप्लाई किया 4.5 आ गया। अगर मैं 8 का स्क्वायर करता हूं 16 आता है, -3 चला गया 15 13 हो गया। ठीक है, तो प्लस का 13 जूल। दिस इज द आंसर। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर 2। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 4.5 into 10⁻13 जूल्स। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों, ग्रेविटेशन से रिलेटेड है। इस क्वेश्चन में दे रखा है कि अर्थ के सरफेस पे किसी बॉडी का जो मास है या जो फोर्स है वो है, जो वेट है वो है 72 न्यूटन्स। ठीक, अगर आप उसे लेके जाते हैं किसी
हाइट पर, जो कि अर्थ की रेडियस की आधी हाइट है, अगर मैं उस हाइट पर चला जाता हूं तो वहां पर उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा। राइट, तो क्वेश्चन नंबर 143 पर चलते हैं। दोस्तों मैं ये जानता हूं कि अर्थ के सरफेस पर अगर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी नॉट है और वहां से h हाइट पर अगर मैं ग्रेविटी g लिखता हूं, सपोज अर्थ की रेडियस r है, तो जी नॉट और g में एक रिलेशनशिप है। क्या है ये रिलेशनशिप? देखिए h जो यहां दे रखा है वो r के कंपेरेबल दे रखा है, इसका मतलब आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो जो g होता है वो g नॉट से कैसे रिलेटेड है? तो g इज इक्वल टू जी नॉट इंटू 1 प्लस h बाई आर का होल स्क्वायर। राइट, अगर मैं दोनों तरफ m से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा मेरे पास में mg विच इज द ग्रेविटेशनल फोर्स m इंटू जी नॉट डिवाइडेड बाई 1 प्लस h बाई आर का होल स्क्वायर। और क्वेश्चन में आपको दे रखा है h इज इक्वल टू r बाई 2। दोस्तों इस डेटा के साथ में हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चार ऑप्शंस में हमें यह दे रखा है कि जो वेट ऑफ द बॉडी है सरफेस पे वो है 72, यानी कि सरफेस पे जो वेट होता है, वेट किसके बराबर होता है? ये होता है m इंटू जी। तो ये चीज मुझे दे रखी है 72 और मुझे इस हाइट पर वेट पूछा गया है। तो इस हाइट पर जो वेट होगा वो है mg, मैं इसको कैपिटल W कह देता हूं और मैं इसको W नॉट कह देता हूं। तो ये लिखा हुआ है W नॉट और ये लिखा है W। W कैन बी रिटन एज W नॉट 1 प्लस h बाई r का होल स्क्वायर विच इज 72 डिवाइडेड बाई 1 प्लस h बाई r हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर कर लीजिए विच इज 7। ये लिखा हुआ है 3/2, 4 ऊपर चला गया 4/9 विच इज 32। 8 से कट गया 32 kg या 32 न्यूटन इज द आंसर। राइट, तो दोस्तों यहां जो मेरे पास में चार ऑप्शंस दे रखे हैं, चार ऑप्शंस कौन कौन से हैं देखिए। ऑप्शंस देखते ही आप बता देंगे क्या आंसर होने वाला है। पहला है 48 न्यूटन, दूसरा ऑप्शन जो दे रखा है दोस्तों वो है 32 न्यूटन, तीसरा ऑप्शन जो यहां दे रखा है वो है 30 न्यूटन, फोर्थ ऑप्शन जो था दैट इज 24 न्यूटन और आप लोगों ने अभी अभी सॉल्व किया, इसका जो आंसर आ रहा है वो है 32 न्यूटन्स। राइट, तो यह है क्वेश्चन नंबर 143। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट शीट पर, नेक्स्ट पेज पर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 144। राइट, तो ये आप लोगों ने यहां तक नोट कर लिया होगा। दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 144 है वो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें दे रखा है द सॉलिड्स विच हैव द नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। वो कौन कौन से सॉलिड्स होते हैं जिसका टेम्परेचर कोफिशिएंट नेगेटिव होता है। ठीक है, तो 144 अल्फा की बात कर रहा है। आपको पता होगा अल्फा किसका नेगेटिव है। ठीक है, अल्फा नेगेटिव किसका होता है ये क्वेश्चन में दे रखा है। चार ऑप्शंस आपके पास में है। मेटल, जी नहीं दोस्तों, मेटल के लिए जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है वो पॉजिटिव होता है। ऑप्शन नंबर 2 इंसुलेटर्स, यस इंसुलेटर के लिए नेगेटिव होता है। सेमीकंडक्टर, जी हाँ दोस्तों, सेमीकंडक्टर के लिए भी नेगेटिव होता है। तो चौथा ऑप्शन है इंसुलेटर एज वेल एज सेमीकंडक्टर्स। तो इसके लिए जो चौथा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होने वाला है। इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो है पॉइंट नंबर 4 दैट इज इंसुलेटर्स। तो इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स ये इसका राइट आंसर आने वाला है। प्योरली थ्योरेटिकल है, इसमें कैलकुलेशन कुछ भी नहीं है दोस्तों। Question number 145. The phase difference between displacement and acceleration of the particle in the simple harmonic motion is. Right. तो phase difference क्या होता है? Question number 145. Phase difference between x and acceleration. ठीक है? देखिए दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं x क्या है, तो x होता है a sin ओमेगा t और एक्सेलरेशन होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर x, यानी कि माइनस a ओमेगा स्क्वायर इंटू साइन ओमेगा t। साइन ओमेगा टी दोनों में सेम है। आप ऐसा समझिए दोस्तों कि जिस समय ये 1 होगा उस समय x अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे होगा तो एक्सेलरेशन अपनी मिनिमम वैल्यू पे होगा। ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट चल रहे हैं। माइनस इंडिकेट्स ऑपोजिट डायरेक्शन, यानी अगर एक्सेलरेशन मैक्सिमम है तो डिस्प्लेसमेंट मिनिमम होगा और डिस्प्लेसमेंट मिनिमम है तो एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा, है ना। माइनस का मतलब यही है कि दोनों एक साथ ऊपर नीचे नहीं चल रहे हैं, एक अगर ऊपर है तो दूसरा नीचे होगा एंड वाइस वर्सा, यानी दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में फेस करते हुए चल रहे हैं। तो दोनों के बीच का जो फेस डिफरेंस है दैट इज 5। यस,
तो जो फेज डिफरेंस हो जाता है फाई, डेल्टा फाई जिसको हम लोग कहेंगे दैट इज पाई, चार ऑप्शंस में से जो फर्स्ट ऑप्शन है दैट इज द राइट आंसर। तो फर्स्ट ऑप्शन इज पाई, मैं आगे का ऑप्शंस यहां नहीं लिखूंगा, पाई रेडियन इज द राइट आंसर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 146 पर आते हैं। ये स्क्रू गेज यानी कि इंस्ट्रूमेंट्स का क्वेश्चन है। ए स्क्रू गेज हैज अ लीस्ट काउंट ऑफ 0.01 mm एंड देयर आर 50 डिविजन्स इन अ सर्कुलर स्केल। उसकी पिच क्या होगी? व्हाट इज द पिच ऑफ द स्क्रू गेज? लेट अस ट्राई टू सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 146। आप लोग जानते हो कि जो भी लीस्ट काउंट होता है स्क्रू गेज का वो होता है पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स इन सर्कुलर स्केल। किसी भी सर्कुलर स्केल में कितने डिविजन्स हैं अगर वो मुझे दे रखा हो तो मैं पिच निकाल सकता हूं। अब क्वेश्चन में ये डेटा मुझे दे रखा है, क्वेश्चन में जो मुझे दे रखा है दोस्तों वो ये दे रखा है कि जो लीस्ट काउंट है इट इज गिवन एज 0.01 mm। जो नंबर ऑफ डायमेंशंस है, जो नंबर ऑफ डिविजन्स है, सॉरी, ये नंबर ऑफ डिविजन्स इन अ सर्कुलर स्केल इट इज गिवन एज 50 और पिच मुझसे पूछा गया है। तो मुझे नहीं लगता है कि इस क्वेश्चन में और मुझे कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत है। इस क्वेश्चन को देख करके आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, कुछ भी नहीं करना है। अगर मुझे पिच निकालना है आप इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जो पिच हो गया वो हो गया 0.01 इंटू 50 mm। अगर मैं 0.01 को 50 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे आ जाएगा 0.5 mm। तो ये इसका आंसर है 0.5 mm। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर और जो थर्ड ऑप्शन है वो है 0.5 mm। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 144। क्वेश्चन नंबर 144 कह रहा है कि इन ए गिटार टू स्ट्रिंग्स ए एंड बी आर मेड अप ऑफ द सेम मटेरियल। एक ही मटेरियल से दो गिटार की स्ट्रिंग्स बनाई गई हैं, आर स्लाइटली आउट ऑफ द ट्यून एंड प्रोड्यूस बीट्स ऑफ द फ्रीक्वेंसी 6। यानी दो गिटार्स ए और बी 6 फ्रीक्वेंसी का 6 बीट फ्रीक्वेंसी के बीट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। द टेंशन इन द बी इज स्लाइटली डिक्रीज्ड, ठीक है, द बीट फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस टू 7। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए इज 530 हर्ट्ज देन व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ बी? देखिए दोस्तों कैसे करना है इसको। तो अब ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 147। आप लोगों को पता है कि जो बीट फ्रीक्वेंसी होता है ये दो फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस होता है। अगर मुझे कोई भी दो फ्रीक्वेंसीज दे रखे हो तो उन दोनों के डिफरेंस मुझे दे रखा होता है, उसे बीट फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो ये है फ्रीक्वेंसी ऑफ ए माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ बी। आप लोग ये भी जानते हैं दोस्तों कि किसी भी ट्यूनिंग फॉर्क में जो भी अरेंजमेंट होता है, अगर आप गिटार के बारे में बात करें तो ये एक तरह का डिवाइस है जिसमें मेरे पास दोनों तरफ से एंड्स में टेंशन बांधा जाता है, यानी कि सोनोमीटर जैसा कुछ डिवाइस है। गिटार इज समथिंग लाइक सोनोमीटर। आप उसको ट्यून करके उसकी टेंशंस को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू द टेंशन, रूट ऑफ द टेंशन। अगर आपने टेंशन को डिक्रीज किया है, बी वाले पार्ट में टेंशन को डिक्रीज किया है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो गई होगी। तो बी टेंशन इन द बी इज डिक्रीज एंड हेंस द फ्रीक्वेंसी इन बी इज डिक्रीज। और यही रीजन है कि जो डिफरेंस है वो 6 से बढ़ के 7 हो गया। इसका मतलब ये बी कम होने की वजह से जो 6 था वो 6 से 7 हो गया। तो मेरे पास में 6 हर्ट्ज was the frequency of A minus the frequency of B original. This is equation number B 1। और जो 7 हर्ट्ज है वो है मेरे पास में frequency of A minus the reduced frequency of B। ठीक है, क्योंकि टेंशन कम करने से B की फ्रीक्वेंसी कम हो गई और B की फ्रीक्वेंसी कम होने से जो डिफरेंस है वो बढ़ गया और 6 से डिफरेंस 7 हो गया। दैट मींस दिस इज द केस। अब अगर आपसे पूछा जाए कि भैया मेरे पास में इस इक्वेशन को फॉलो करना है, ये तो 6 हर्ट्ज है, ये आपको दे रखा है 530 और ये आपको FB निकाल लेना है। यहां FB क्या होगा? ये FB जो है दिस इज द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ऑफ द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ऑफ द गिटार B। ठीक है, अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा मेरे पास में 524 हर्ट्ज। तो इसका जो आंसर आता है वो है 524 हर्ट्ज, जो कि सेकंड ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन इज 524 हर्ट्ज, राइट। तो इसको अपन करते हैं कॉपी
दोस्तों होप सो कि आपको अभी तक सब कुछ अच्छा लग रहा होगा और जो भी मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूं ये आपको समझ में भी आ रहे होंगे। अगर आप लोगों को मेरी मेहनत अच्छी लग रही है तो प्लीज सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मैं रात के 1 बज रहा है और ये वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए शूट कर रहा हूं ताकि इसका बेनिफिट आपको हो। इफ यू लाइक दिस सब्सक्राइब करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 पर आते हैं। 148 पे two particles of mass 5 kg and 10 kg respectively are attached to the two ends of the rigid rod of length 1 meter of negligible mass. The center of the mass of the system from the 5 kg of the particle is nearly equal to. देखिए क्वेश्चन नंबर 148 मेरे पास में इस रॉड का कोई मास नहीं है। ये 5 kg ब्लॉक यहां है और ये 10 kg का ब्लॉक यहां है। ठीक है, मैं इसको M1 कह देता हूं और मैं इसको M2 कह देता हूं। दोस्तों ये वाला डिस्टेंस L देके रखा हुआ है which is equal to 1 मीटर। यहां का सेंटर ऑफ मास है। ये वाली डिस्टेंस आपसे पूछी गई है which is x। आप जानते हो ये इसके प्रोपोर्शनल और ये इसके प्रोपोर्शनल होता है। यानी अगर मुझे x लिखना है तो मैं x डायरेक्टली लिख सकता हूं। अगर मुझे मास M1 से डिस्टेंस x लिखना है तो मैं लिखूंगा M2 into L डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। ठीक है, M2 कितना है 10, L कितना है 1, M1 प्लस M2 5 प्लस 10 which is equal to 15 which is equal to 10 by 15 यानी कि 2 by 3 यानी 0.67 मीटर्स इज द राइट आंसर। तो इसके जो 4 ऑप्शंस हैं उन 4 ऑप्शंस में से थर्ड ऑप्शन दे रखा है 67 सेंटीमीटर्स। ये जो भी मैंने निकाला है ये तो मीटर में है। 67 सेंटीमीटर्स इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 149। दोस्तों 149 पर आते हैं। फोर्स वेक्टर आपको दे रखा है 3j कैप और जो पोजीशन वेक्टर आपको दे रखा है वो है 2k कैप। पूछा गया है टॉर्क। आप लोगों को पता होगा जो टॉर्क होता है वो होता है r क्रॉस f। r क्रॉस f अगर मैं करूं तो ये है 2i कैप क्रॉस 3j कैप। दैट मींस 6 into k कैप क्रॉस j कैप। दोस्तों एक चीज आप लोगों को अपने कोचिंग क्लास में जरूर सिखाई गई होगी, आपको अपने फिजिक्स टीचर ने जरूर सिखाया होगा I क्रॉस J, J क्रॉस K और K क्रॉस I क्या होता है। देखिए अगर मेरे पास में ये I है, ये J है, ये K है, अगर मैं यहां से यहां चलता हूं और यहां चलता हूं तो ये क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज ये सिस्टम पॉजिटिव होता है यानी ये पॉजिटिव साइन है। अगर मैं उल्टा चल रहा हूं तो मेरे पास में ये एंटी क्लॉकवाइज होगा और एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव होगा। राइट, तो J क्रॉस K, K क्रॉस J, K से J की तरफ जा रहा हूं, आंसर विल बी -I, तो -6i कैप आएगा और टॉर्क जो है वो होता है न्यूटन इंटू मीटर। तो ये इसका आंसर आ गया। अगर आप चारों ऑप्शंस देखेंगे तो थर्ड ऑप्शन C इज द राइट आंसर। दोस्तों अब क्योंकि मैं स्पीड बढ़ा रहा हूं इसलिए मैं ऑप्शंस नहीं लिख रहा हूं। होप सो आप लोगों ने पेपर दिया है तो आप लोगों के पास पेपर होगा, आप ऑप्शंस खुद मार्क कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 150 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 150 पर आइए। द लाइट ऑफ ए एवरेज फ्लक्स। देखिए फ्लक्स क्या है? फ्लक्स इज नथिंग बट इंटेंसिटी। जो इंटेंसिटी आपको दे रखी है वो आपको दे रखी है लाइट की 20 वॉट डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 20 वॉट की पावर जो है वो आकर के गिर रही है ऑन ए नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट ए नॉर्मल इंसिडेंस हैविंग सरफेस एरिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। The energy received by the surface during the span of the 1 minute is। तो आपको जो टाइम देके रखा हुआ है वो है मेरे पास में 1 मिनट। 1 मिनट का मतलब हो गया 60 सेकेंड्स। दोस्तों एनर्जी निकालना है। इंटेंसिटी क्या होती है? तो इंटेंसिटी होती है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। दैट मींस इंटेंसिटी इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। अगर मुझे एनर्जी निकालनी है तो इंटेंसिटी को एरिया और टाइम से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन में एरिया जो दे रखा है दैट इज 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर है, कटेगा, कोई चिंता वाली बात नहीं है। ये है 20 डिवाइडेड बाय एरिया इज अगेन 20 एंड टाइम इज 60। ठीक है, आप जब इसको सॉल्व कर लेंगे यू विल गेट द आंसर। कितना आ जाएगा आंसर? ये आ जाएगा मेरे पास में 2400 राइट, 24000 जूल। यानी कि थर्ड ऑप्शन से अगर अपन तुलना करके देखें तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। दैट इज 24 into 10⁻³ जूल्स। तो ये 135 से लेकर के 136 से लेकर के 150 तक के सॉल्यूशंस हो गए हैं।
1/3 ऑफ द पेपर इज सॉल्व, 2/3 ऑफ द पेपर इज स्टिल रिमेनिंग। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राइट दोस्तों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है वो है क्वेश्चन नंबर 151। और क्वेश्चन नंबर 151 किससे रिलेटेड है देखिए जरा। क्वेश्चन नंबर 151 पर आते हैं। Spherical conductor of the radius 10 cm has a charge of 3.2 into 10 to the power -7 distributed uniformly. What is the magnitude of the electric field at the point 15 cm, यानी कि 10 के ज्यादा सरफेस के बाहर के बारे में बात कर रहा है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। राइट, तो क्वेश्चन नंबर 151 बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। यह मुझे एक स्फीयर देके रखा हुआ है और इस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये चार्ज जो है ये है Q, और Q की वैल्यू आपको दे रखी है 3.2 into 10 to the power -7 कूलम। इसकी रेडियस बच्चों R दे रखी है और इसके सेंटर से x डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है जहां इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालना है। R is given as 10 सेंटीमीटर्स और x is 15 सेंटीमीटर्स। तो आप जानते हो कि कोई भी पॉइंट अगर सरफेस के बाहर होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे ही होता है जैसे ये चार्ज सेंटर पे रखा हुआ हो, यानी कि KQ/x² से दिया जाएगा। तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर जो आएगा दैट इज KQ/x²। K is 9 into 10 to the power 9, Q की वैल्यू आपको दे रखी है 3.2 into 10 to the power -7, R का x का स्क्वायर और x है 15 सेंटीमीटर, दैट इज 15 into 10 to the power -2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो दोस्तों जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, ये कैलकुलेशन में आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं, जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे यू विल गेट 1.28 into 10 to the power 5 न्यूटन पर कूलम। तो ये इसका राइट आंसर आ जाता है, विच इज सेकंड ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। 152, a certain region of a space with a volume 0.2 meter cube, the electrical potential is found to be 5 volt throughout. The magnitude of the electric field is। बहुत ही शानदार क्वेश्चन और हाईली कॉन्सेप्चुअल। कोई रीजन है और उस रीजन का वॉल्यूम आपको दे रखा है, उसके वॉल्यूम से हमें कोई लेना देना नहीं। यहां जो भी वॉल्यूम है हम उसका क्या करेंगे, उसके वॉल्यूम से कोई लेना देना नहीं है। अगर इसका जो पोटेंशियल है वो है 0.2 वोल्ट्स, ये पोटेंशियल है 0.2 वोल्ट्स, सॉरी ये दे रखा है 5 वोल्ट्स, जो भी पोटेंशियल है वो है 5 वोल्ट्स, यानी इसके हर जगह जो पोटेंशियल है वो है 5 वोल्ट्स। अब आपसे पूछा गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो दोस्तों आप लोग जानते हो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ये होता है -dV/dx या dr, यानी जिस रेट से पोटेंशियल कम हो रहा हो, अगर मैं वो रेट निकाल लेता हूं तो मेरे पास में जो है वो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है। तो अगर हमें रेट निकालनी हो, क्या यहाँ V5 कांस्टेंट है? यस, द 5 वोल्ट इज कांस्टेंट, तो 5 वोल्ट कांस्टेंट है और मैं जानता हूं कि अगर कांस्टेंट का इंटीग्रेशन करते हैं तो 0 आता है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितना होगा 0। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो जो फर्स्ट ऑप्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, फर्स्ट ऑप्शन वो यहां पर राइट बैठता है। दोस्तों आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वो यहां पर है, द इंक्रीज इन द विड्थ ऑफ द डिप्लीशन रीजन इन पीएन जंक्शन डायोड इज ड्यू टू। पीएन जंक्शन डायोड जो होता है उसमें जो विड्थ होती है डिप्लीशन रीजन की वो बढ़ती क्यों है? क्वेश्चन नंबर 153। तो हम लोग बात कर रहे हैं पीएन जंक्शन की, तो पीएन जंक्शन डायोड की, और पीएन जंक्शन डायोड में अगर फॉरवर्ड बायसिंग होती है तो जो डिप्लीशन लेयर है, ये डिप्लीशन लेयर की जो विड्थ है ये विड्थ कम होती है, और सिमिलरली अगर रिवर्स बायसिंग होती है तो जो डिप्लीशन लेयर है उसकी जो विड्थ है वो बढ़ती है। ये आप लोगों को फॉरवर्ड और रिवर्स बायसिंग के समय आप लोगों ने पढ़ा है सेमीकंडक्टर्स में। जब भी मेरे पास में रिवर्स बायसिंग होती है तो रिवर्स बायसिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो चार्जेस को, चार्ज कैरियर्स को क्रॉस नहीं होने देता है, यानी जो बैरियर है, पोटेंशियल बैरियर है वो बढ़ जाता है, और पोटेंशियल बैरियर के बढ़ने के कारण डिप्लीशन विड्थ भी बढ़ जाती है। तो जो डिप्लीशन विड्थ है या डिप्लीशन लेयर की जो विड्थ है वो बढ़ जाती है, उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है, और ऐसा होता है रिवर्स बायसिंग में। इसलिए इसका आंसर जो आएगा वो है रिवर्स बायसिंग ओनली। सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। राइट, तो छोटा सा, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दैट इज 154।
इस क्वेश्चन में दे रखा है मेरे पास में कि 40 माइक्रोफैराड का एक कैपेसिटर है जो कि 20 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है 50 हर्ट्ज की एसी सप्लाई पर। आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट इन द सप्लाई इज नियरली। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 154, it is given that the capacitance is 40 microfarad. It is also given that the voltage which is equal to 200 volts. The frequency is given as 50 hertz, right? आपको पूछा गया है IRMS कितना होता है, RMS वैल्यू ऑफ द करंट। तो जो चैप्टर एसी है, ये एसी वाले चैप्टर से पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए, आप लोग अगर याद करके देखें तो जो भी आरएमएस वैल्यू होती है ये पीक वैल्यू की √2 होती है। तो अगर हम लोग आरएमएस की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो ये पीक वैल्यू की √2 टाइम्स होती है, डिवाइड बाय √2 होती है, सॉरी। अब आई नॉट कैसे निकलेगा? तो आप आई नॉट को निकालने के लिए ओम्स लॉ लगाइए। ओम्स लॉ होता है V इक्वल टू आई आर, तो I इज इक्वल टू V बाई आर, और यहां R तो नहीं है, यहां उसका रिएक्टेंस होगा कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC। दैट मींस I नॉट की जगह पर लिखा जा सकता है V नॉट डिवाइडेड बाई XC कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और ये होता है मेरे पास में 1 अपॉन ओमेगा इंटू C। अगर मैं ओमेगा सी को ऊपर ले लूं और ओमेगा की जगह 2 पाई एफ रख दूं तो 2 पाई एफ सी इंटू वी नॉट डिवाइडेड बाई √2, ये इक्वेशन बन जाती है। अगर इस इक्वेशन का प्रयोग करके हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करें तो ये लिखा हुआ है दोस्तों, √2 इंटू पाई की वैल्यू है 3.14, क्योंकि √2 नीचे है, 2 ऊपर है, √2 बन जाएगा। फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है 50, कैपेसिटेंस आपको दे रखा है 40 इंटू 10⁻⁻⁶, क्योंकि माइक्रो है। पीछे आता है V नॉट इज 200। तो दोस्तों, जब आप इसको सॉल्व करते हैं, ये कैलकुलेशन मैं आप लोगों के लिए छोड़ूंगा, इसका आंसर आता है 1.775 एम्पियर, और जो भी नियरेस्ट आंसर है वो है 1.7 एम्पियर, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है फर्स्ट ऑप्शन। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 155, वो क्या है जरा देखिए। मीन फ्री पाथ ऑफ द गैस इज, ये फॉर्मूले पर बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन है, और सभी लोगों को मीन फ्री पाथ का जो फॉर्मूला है वो डायरेक्टली पूछ लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 55, मीन फ्री पाथ जो होता है ये होता है मेरे पास में 1 अपॉन √2 पाई डी स्क्वायर इंटू n, जहां n जो है ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि मॉलिक्यूलर डेंसिटी होती है। तो ये फॉर्मूला डायरेक्टली पूछा गया है, क्वेश्चन में सीधा फॉर्मूला ही पूछ लिया गया, और ये प्योरली एनसीईआरटी पर बेस्ड है। इसका आंसर आ रहा है 2, सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। यहां कोई कैलकुलेशन नहीं है, ये फॉर्मूला आपको याद ही रखना पड़ेगा, इसका प्रूफ नहीं दिया जाएगा, ये आपके सिलेबस में इसका प्रूफ नहीं है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 156, ट्रांजिस्टर एक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ट्रांजिस्टर एक्शन में क्या होता है वो आप लोगों को समझना है। तो ट्रांजिस्टर कोई भी हो, ट्रांजिस्टर में 3 सेक्शंस होते हैं, एक होता है एमिटर, एक होता है बेस, और एक होता है कलेक्टर। ठीक है, एमिटर, बेस और कलेक्टर। ये हैवीली डोप्ड होता है, ये मॉडरेटली डोप्ड होता है, और ये वेरी लेस डोप्ड होता है। ये वाला शॉर्ट होता है, ये वाला हिस्सा लॉन्ग होता है, और ये वाला हिस्सा वेरी शॉर्ट होता है या वेरी थिन होता है। तो बेसिकली ये अरेंजमेंट होता है, चाहे वो एनपीएन हो या पीएनपी हो। जो भी एमिटर साइड होती है वो हाईली डोप्ड होती है, जो कलेक्टर साइड होती है वो मॉडरेटली डोप्ड होती है, और जो बेस होता है वो बहुत लेस डोप्ड होता है, बहुत वीक डोप्ड होता है। सिमिलरली एमिटर मोटा, कलेक्टर उससे भी मोटा यानी लंबा, उससे भी लंबा, और बेस बहुत पतला। ये बहुत जनरल सी कैरेक्टरिस्टिक ट्रांजिस्टर्स की देखी जाती है, इसी तरह से उन्हें बनाया जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन में आपको पढ़ के दिखा देता हूं, बेस, एमिटर एंड कलेक्टर रीजन्स शुड हैव सेम डोपिंग कंसंट्रेशंस। नहीं, सेम डोपिंग कंसंट्रेशंस नहीं होती है। क्यों? क्योंकि एमिटर की सबसे ज्यादा, उसके बाद कलेक्टर, उसके बाद बेस। डोपिंग कंसंट्रेशंस इस तरह से होती है। बेस, एमिटर एंड कलेक्टर रीजन्स शुड हैव सेम साइज। नहीं, इनकी साइजेस भी सेम नहीं होती है। बेस बहुत पतला होता है और वो अलग अलग होता है। तो सेकंड ऑप्शन इज आल्सो नॉट ट्रू। बोथ एमिटर जंक्शन एज वेल एज कलेक्टर जंक्शंस आर फॉरवर्ड बायस्ड। जी नहीं, ऐसा भी नहीं होता है। ये वाला हिस्सा मेरे पास में फॉरवर्ड बायस्ड होता है, यानी कलेक्ट एमिटर बेस फॉरवर्ड बायस्ड होता है, और बेस कलेक्टर जो होता है ये रिवर्स्ड बायस्ड होता है।
तो ऑप्शन नंबर 3 भी यहां वैलिड नहीं है। चौथा ऑप्शन क्या है? द बेस रीजन मस्ट बी वेरी थिन एंड लाइटली डोप्ड। यस, मैं भी वही कह रहा हूं, द बेस रीजन मस्ट बी वेरी थिन एंड लाइटली डोप्ड। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसका जो चौथा ऑप्शन होगा वो इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है, मैं ये अज्यूम कर रहा हूं दोस्तों कि जो भी ऑप्शंस हैं वो हर क्वेश्चन में, हर पेपर में सेम होंगे, उनका ऑर्डर चेंज नहीं हुआ होगा। अगर वो ऑर्डर भी चेंज हो रहा है तो आपको सुनना पड़ेगा मैं क्या कह रहा हूं। जो फोर्थ ऑप्शन है वो ये है, द बेस रीजन मस्ट बी वेरी थिन एंड वेरी लाइटली डोप्ड। राइट, आते हैं क्वेश्चन नंबर 157 पर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 157, द फ्रीक्वेंसी, द लाइट ऑफ द फ्रीक्वेंसी 1.5 times the threshold frequency on the incident on a photosensitive material, what will be the photoelectric current if the frequency is halved and intensity is doubled? बहुत ही क्लेवर क्वेश्चन और इसका बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 157 फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर बेस्ड है। क्वेश्चन में दे रखा है कि जो फ्रीक्वेंसी है थ्रेशोल्ड, जो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की 1.5 टाइम्स है, यानी जितनी मिनिमम फ्रीक्वेंसी मुझे चाहिए उससे 1.5 टाइम्स फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट हो रही है। अभी केस नंबर 1 है। अगर मैं सेकंड केस की बात करता हूं तो जो सेकंड केस होता है वो ये होता है कि आप अगर फ्रीक्वेंसी को आधी कर दें और इंटेंसिटी को डबल कर दें तो क्या होगा। ठीक है, इंटेंसिटी यहां पर आई थी, अब सेकंड केस में आपने फ्रीक्वेंसी को आधा कर दिया, तो जो भी फ्रीक्वेंसी है ये ओरिजिनल की आधी हो गई और जो इंटेंसिटी है वो डबल कर दी। आपको बताना है कि फोटो करंट क्या होगा। देखिए इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी इनिशियली 1.5 टाइम्स थी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के। अगर मैं ये वाला डेटा यूज कर लेता हूं यहां पर, तो 1.5 पे 2 से डिवाइड करूंगा, 0.75 ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, अगर मुझे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए म्यू नॉट फ्रीक्वेंसी कम से कम चाहिए, इस बार आपने नंबर ऑफ फोटोन्स तो बढ़ा दिया, डबल कर दिया, लेकिन उनकी एनर्जी आपने आधी कर दी। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी आधी हो गई, यानी अब जो फोटोन्स आ रहे हैं उसमें उतनी एनर्जी ही नहीं है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो पाए। आप ये सोचिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तभी हो सकता है फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो भी फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड से ज्यादा होनी ही चाहिए। यहां कितनी है? 0.75, यानी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से भी कम हो गई, तो सेकंड केस में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा ही नहीं। जो भी फोटॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को एमिट कर ही नहीं पाएंगे। नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अगर नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दैट मींस नो करंट, राइट। तो इस केस में नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दैट मींस नो करंट या जीरो करंट होगा। इसीलिए इसका जो ऑप्शन है वो है चौथा, फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर, जो बोल रहा है जीरो करंट। जी हां दोस्तों, इसमें कोई भी करंट इस केस में नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 158 बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन। ये यूरेनियम के फिशन पर बेस्ड है। यूरेनियम के फिशन पर क्वेश्चन जनरली आ जाता है और यहां पर ऐसा ही कुछ हमें न्यूक्लियर रिएक्शंस में से देखने को मिल रहा है। ये बोल रहा है कि 92 यूरेनियम 235 को एक न्यूट्रॉन से बम्बार्ड करवाया, ये आपने पाया कि कुछ मिलता है। ये क्या मिलता है आपको बताना है। प्लस क्रिप्टॉन मिला 36, 89 का क्रिप्टॉन मिला और 3 न्यूट्रॉन्स मिले। दोस्तों ये रिएक्शन एनसीईआरटी में स्ट्रेट फॉरवर्ड दे रखी है। अगर आप लोगों को याद हो तो क्रिप्टॉन के साथ में बेरियम मिलता है। 4 ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें बेरियम आ रहा है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। फर्स्ट ऑप्शन को आप क्रॉस वेरीफाई कर लीजिए। जी हां दोस्तों, तो जो फर्स्ट ऑप्शन है दैट इज बेरियम 5644, ठीक है, ये इसका राइट आंसर आएगा। और मैं इसको क्रॉस वेरीफाई करने वाला हूं, मैं निकालने नहीं वाला। देखिए मैं इसको बता देता हूं कि ये राइट आंसर कैसे है। आप लोग जानते हैं कि नीचे वाले का सम भी सेम होना चाहिए और ऊपर वाले का सम भी सेम होना चाहिए। तो 92 प्लस 0, क्या इसकी वैल्यू 56 प्लस 36 प्लस 3 इंटू 0 के बराबर आती है। तो 56 प्लस 36 इज 92। यस, तो ये मेरे पास में नीचे जो है वो 56 आना चाहिए, किसी भी और ऑप्शन में नहीं है। पहले तो आप ऐसा बता सकते हो। आप ऊपर भी मैच करके देख लीजिए। 235 प्लस 1 is equal to 144 plus 89 plus 3 into 1 which is 3। तो 89 में 3 जोड़ेंगे 92 अगर मैं 230 इसमें से घटा देता हूं 236 minus 92, देखो जरा क्या 144 आता है। यस 144। दैट मींस आप क्रॉस वेरिफिकेशन करके भी देख सकते हैं कि फर्स्ट ऑप्शन
राइट होता है। अदरवाइज अगर आप लोगों को रिएक्शन याद हो तो आप डायरेक्टली मेंशन कर सकते हो कि इसका आंसर बेरियम आएगा, राइट। तो इसका जो आंसर है दैट इज बेरियम। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर 159। दोस्तों, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द वन बॉन्ड ऑफ डीएनए इज 10⁻⁻20 जूल। आपको इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है। देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन। तो ये छोटा सा क्वेश्चन तो मैं यहीं पे कर सकता हूं। 159 जो एनर्जी आपको दे रखी है वो है 10⁻⁻⁻ जूल। अब आपको इसमें कन्वर्ट करना है कि भैया कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, ई से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ई से डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 10⁻⁻20 अगर मैं ई से डिवाइड करूंगा तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और ई से मल्टीप्लाई करूंगा तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये जो फैक्टर है आप अगर इसको सॉल्व कर लेते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा। देखते हैं इसको सॉल्व करने पर क्या आता है। ये लिखा हुआ है दोस्तों 10⁻⁻1 डिवाइडेड बाय 1.6। 1.6 इज ऑलमोस्ट 0.6, तो 0.6 इंटू 10⁻⁻1 यानी 0.06 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द राइट आंसर। तो कुछ भी नहीं करना था, आपको ई के फैक्टर से डिवाइड करके जो भी इसका आंसर आ रहा है वो आंसर बता देना था। इसका आंसर आएगा 0.06, थर्ड ऑप्शन, राइट। तो ये इसका आंसर आ गया 0.06, थर्ड ऑप्शन, राइट। दोस्तों अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर और देखते हैं अगले क्वेश्चन का क्या आंसर आता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 160 के बारे में बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 160 पुली क्वेश्चन है, पुली पर बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 160, यहां एक मास दे रखा है, यहां एक और मास दे के रखा हुआ है, ये 4 kg है और ये 6 kg है। आपसे पूछ लिया कि इनका एक्सेलरेशन क्या होगा, नीचे की तरफ ग्रेविटी जी है। तो दोस्तों आप लोग जानते हो कि इस तरह के क्वेश्चन में डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं और ये फॉर्मूला सभी स्टूडेंट्स को याद होना चाहिए। अगर मेरे पास में ये मास m1 है और ये वाला मास m2 है, जो भारी वाला है अगर वो m2 है तो एक्सेलरेशन हो जाता है g इंटू m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। ये लिखा हुआ है 6 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 4 विच इज इक्वल टू, ऊपर 2 आएगा नीचे 10 आएगा, यानी कि g by 5 इज द राइट आंसर। तो g by 5 ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर बन रहा है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 161 पर आते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 161 पर आते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन, पहले मैं आपको सवाल बता देता हूं। ए वायर ऑफ लेंथ L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया A is hanging from a fixed support. The length of the wire changes from L1 to L1 when a mass M is suspended from the positive free end. The expression of the Young's modulus is. तो दोस्तों क्वेश्चन में मेरे को एक वायर दे रखा है, इस वायर की लेंथ L1 है, इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो A है। यहां पर आपने एक मास M बढ़ा दिया, मास के M की वजह से नीचे की तरफ फोर्स mg और ऊपर जो टेंशन हो जाएगा वो mg के बराबर हो जाएगा, हम लोग ऐसा मान लेते हैं। इनिशियली इसका वेट मैं नेग्लेक्ट कर रहा हूं। तो जो भी फोर्स यहां डेवलप हुआ वो है टेंशन T। आप लोग जानते हैं यंग्स मॉड्यूलस होता है फोर्स डिवाइडेड बाय स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। जो स्ट्रेस है वो कितना होगा, तो स्ट्रेस है बेटा जी फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, राइट। तो ये है मेरे पास में फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया और स्ट्रेन होता है डेल्टा L बाय L। फोर्स कितना हो जाएगा, तो फोर्स इज इक्वल टू mg डिवाइडेड बाय एरिया और डेल्टा L क्या है, देखो इनिशियल लेंथ L थी, फाइनल लेंथ L1 है, तो चेंज इन लेंथ हो गया L1 माइनस L डिवाइडेड बाय L। इसको सॉल्व कर लेंगे और ये मेरे पास में आंसर आ जाएगा। अगर हम लोग आंसर की तरफ देखें तो लास्ट ऑप्शन मैच कर रहा है mg into L डिवाइडेड बाय a टाइम्स L1 माइनस L। तो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है उसकी तरफ चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है मेरे पास में केटीजी से रिलेटेड। यहां पर क्वेश्चन में दे रखा है कि मेरे पास 162 एवरेज थर्मल, क्वेश्चन नंबर 162 है। द एवरेज थर्मल एनर्जी 162, द एवरेज थर्मल एनर्जी ऑफ ए मोनो एटॉमिक गैस इज कितना होता है।
तो मोनो एटॉमिक गैस जो होती है वो एक मॉलिक्यूल होता है और एक मॉलिक्यूल एक्स में भी जा सकता है, वाई में भी जा सकता है और जेड में भी जा सकता है। क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल है तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होगी, राइट। तो मोनो एटॉमिक गैस जो होगी इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम F इज इक्वल टू 3। दोस्तों इक्विपार्टीशन लॉ ऑफ एनर्जी से आप लोग ये जानते हैं कि हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए हाफ kT एनर्जी होती है। तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए कितनी एनर्जी हो जाएगी? तो मेरे पास में एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए 1d ऑफ F के लिए एनर्जी होती है हाफ kT। तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए एनर्जी हो जाएगी 3/2 kT। दिस इज द राइट आंसर। क्योंकि मोनो एटॉमिक गैस के पास 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है और हर एक के लिए हाफ kT एनर्जी होती है, इसलिए टोटल जो हो जाएगी वो है 3/2 kT, राइट। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि इस पेपर का लास्ट पेज है मेरे पास। एक्चुअली दोस्तों आप लोगों के लिए फैन भी मैंने बंद करके रखा हुआ है, बड़ी मुश्किल से हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं और मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करता हूं कि आप लोग जो है वो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नीचे कमेंट करें और सजेस्ट करें कि नहीं इंप्रूवमेंट क्या किया जा सकता है, वीडियोस के लिए क्या इंप्रूव कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 163 पर आते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 163 क्या है, जरा देखिए। क्वेश्चन नंबर 163 ये दे रखा है मेरे पास में कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी विथ टेम्परेचर। रेजिस्टिविटी का टेम्परेचर के साथ में क्या वेरिएशन हो सकता है उसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। तो ये तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। रेजिस्टिविटी रो होता है और ये होता है रो नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। तो बेटा जी अगर मैं एक तरफ रेजिस्टिविटी रो ले लूं और अगर मैं एक तरफ डेल्टा टी ले लूं तो t इज इक्वल टू 0 पर डेल्टा टी को 0 करूंगा तो ये ग्राफ रो नॉट से चालू हो जाएगा। इसको अगर आप लिखें तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं रो नॉट इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी, अल्फा इंटू डेल्टा टी, ठीक है। तो ये है मेरे पास में c और ये है मेरे पास में m और ये है मेरे पास में x। तो आप इसको y इज इक्वल टू mx प्लस c की तरह देख सकते हैं, जो कि एक स्ट्रेट लाइन की तरह होगा। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। हालांकि डेल्टा टी नेगेटिव नहीं ले सकते, इसीलिए ये वाला ग्राफ का हिस्सा आपको गिवन नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन स्ट्रेट लाइन का दिस इज द राइट आंसर, फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 64 जो है वो कलर कोडिंग पर बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 64 जो है वो 164 रेजिस्टेंसेस की कलर कोडिंग पर बेस्ड है। दोस्तों यहां जो हमें दे रखा है वो डायग्राम एक बार मैं आपको समझा देता हूं। ये मेरे पास में डायग्राम दे रखा है रेजिस्टेंस का। यहां 4 बैंड है, 1 2 3 4। ये वाला जो होता है ये डिजिट होती है, ये वाला भी डिजिट होती है। ये वाला मेरे पास मल्टीप्लायर होता है, मल्टीप्लायर। और ये जो होता है ये टॉलरेंस के लिए दिया जाता है। दोस्तों जो यहां मुझे दे रखा है वो है येलो, येलो के बाद वायलेट, वायलेट के बाद ब्राउन और ये है मेरे पास में गोल्ड। आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि येलो के लिए जो फैक्टर होता है वो है मेरे पास में 4, वायलेट के लिए जो फैक्टर होता है वो है मेरे पास में 7, जो ब्राउन है उसके लिए फैक्टर होता है मेरे पास में 1 और मल्टीप्लायर है 10⁻1 क्योंकि ये मल्टीप्लायर का काम करेगा। और गोल्ड जो होता है वो है मेरे पास में 10⁻⁻1, राइट। आप लोग ये भी जानते हैं कि जो गोल्ड होता है मेरे पास उसका टॉलरेंस, गोल्ड के लेवल का टॉलरेंस 5% लिया जाता है। तो गोल्ड से आपको पता चल गया कि जो भी टॉलरेंस आने वाली है वो 5% होने वाली है। तो आई कैन डायरेक्टली राइट इट एज अ 5%, मुझे इस डेटा की जरूरत नहीं है। नाउ दिस इज 4 एंड दिस इज 7 और इसका मल्टीप्लायर है 1। तो 47 इंटू 10⁻1 दैट इज 470 ओम। ये हो गया रेजिस्टेंस और टॉलरेंस है 5%, यानी कि इसका चौथा ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन वुड बी द राइट आंसर। राइट दोस्तों आप लोग इसको कॉपी करिए प्लीज। ठीक है दोस्तों, यहां तक मेरे ख्याल से पूरा पेपर जो है वो अभी तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। मैं सारे क्वेश्चंस यहां पर लाइन से ही डिस्कस कर रहा हूं। जैसा कि मैंने बताया जो पेपर में यहां डिस्कस कर रहा हूं उसका कोड E1 है, कान्हा कोड का पेपर है ये। क्वेश्चन नंबर 65 पर आते हैं, 165। YDSC एक्सपेरिमेंट में द सेपरेशन बिटवीन द कोहेरेंट सोर्सेस इज हाफ and the distance between the coherent source from the coherent source is doubled, the fringe width will become। तो क्वेश्चन नंबर 165 हमें पता है कि जो फ्रिंज विड्थ होती है वो होती है लैम्डा d/d। दोस्तों अगर मैं d को हाफ कर दूं
और कैपिटल डी को अगर मैं डबल कर दूं तो मेरे पास में नया फ्रिंज विड्थ क्या बन जाएगा, सोचिए। क्वेश्चन में जो मुझे दे रखा है वो ये दे रखा है कि नया फ्रिंज विड्थ क्या होगा। हो सकता है यहां से आपको क्लियर नहीं हो, लेट मी राइट इट अगेन। बीटा जो होता है दोस्तों वो होता है लैम्डा डी बाई डी, तो बीटा डैश जो हो जाएगा वो हो जाएगा लैम्डा डैश डी डैश बाई डी। नाउ लैम्डा डैश इज लैम्डा, डी डैश इज ट्वाइस ऑफ डी एंड डी डैश इज इक्वल टू डी बाई 2। ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है। अब आप इसका यूज करके मुझे बताइए क्या सिचुएशन होने वाली है। अगर मैं लैम्डा को सेम रखता हूं, डी को डबल कर देता हूं और इसको हाफ कर देता हूं, तो ये चीज हो गया लैम्डा 2d डिवाइडेड बाई डी बाई 2 विच इज इक्वल टू 4 लैम्डा डी बाई डी, यानी कि 4 टाइम्स बीटा, यानी इनिशियल फ्रिंज विड्थ की 4 गुनी हो जाती है, 4 गुनी 4 टाइम्स। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर 3 4 टाइम्स हो जाएगी, ये इसकी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 166 पर आते हैं। द कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ द एयर इज 6 माइक्रोफैराड। When with the introduction of the dielectric medium, its capacitance becomes 30 microfarad. The permittivity of the medium is right. तो क्वेश्चन नंबर 66 एक कैपेसिटेंस है, उस कैपेसिटेंस का कैपेसिटेंस जो है वो है मेरे पास में कितना दे रखा है 6 माइक्रोफैराड। ठीक है, जब आप डाइलेक्ट्रिक फिल कर देते हैं तो जो नया कैपेसिटेंस आ जाता है सी डैश, जो कि k टाइम्स सी हो जाएगा, k टाइम्स सी नॉट हो जाएगा, ये आपको दे रखा है 30 माइक्रोफैराड। तो यहां से आपने डिवाइड करके k तो निकाल ही लिया होगा, 30 में अगर मैं 6 से डिवाइड करूंगा तो k 5 आ गया। k को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं और k को आप एप्सिलॉन r से भी जानते हो। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इसे एप्सिलॉन r के नाम से जाना जाता है, अदरवाइज इसको कैपेसिटेंस में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। तो ये हो गया मेरे पास में एप्सिलॉन r। अब पूछा गया है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस व्हिच इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन r। 8.854 इनटू 10⁻⁻12 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 से, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बिकम 44.27 इनटू 10⁻⁻12। ठीक है, इसको अगर मैं थोड़ा ढंग से लिख लूं तो दिस इज 0.44 इनटू 10⁻10। तो ये मेरे पास में दोस्तों आंसर होने वाला है। यूनिट्स तो सबकी सेम है, ठीक है, दिस इज द आंसर, यूनिट इज सेम फॉर ऑल। तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर, थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। फिर भी मैं आपके लिए यूनिट्स लिख देता हूं, है ना, कूलॉम स्क्वायर डिवाइडेड बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये मेरे पास में आती है एप्सिलॉन की यूनिट्स। दोस्तों अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 167, स्ट्रेस की डायमेंशंस क्या होती है। बहुत ही प्यारा, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड छोटा सा क्वेश्चन। 167 डायमेंशंस ऑफ स्ट्रेस। तो स्ट्रेस होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है, फोर्स की डायमेंशन डिवाइडेड बाय एरिया की डायमेंशन। फोर्स की डायमेंशन कितनी है m1 l1 t-2 और एरिया कितना है, एरिया होता है l2। जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे m1 हो जाएगा, l-1 हो जाएगा, t-2 हो जाएगा। दिस इज द डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस। अगर आप गौर से देखें फोर्थ ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4 इज द ऑप्शन दैट इज मैचिंग विद आवर रिजल्ट्स। ओके दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहां तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, अब सिर्फ 13 सवाल और बचे हुए हैं। इन 13 सवालों को भी हम लोग आज कर लेंगे ताकि हमारा ये बहुत बड़ा सा प्रोजेक्ट खत्म हो। जैसा मैंने आपको कहा रात के 1 बज रहे हैं, मैं आप लोगों के लिए वीडियो शूट कर रहा हूं, पसीने से तरबतर हूं ताकि आवाज ऑडियो बेटर आपको सुनाई दे। फैन बंद किया हुआ है और एक छोटा सा रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज अगर आपको मेहनत अच्छी लगती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। अच्छी नहीं लगे तो डिसलाइक ही कर दो यार, और क्या, ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर करके जाइए, इग्नोर मत करिए बिल्कुल। चलिए क्वेश्चन नंबर 168 पर आते हैं। Assume that the light of the wavelength 600 nanometer is coming from the star. The limit of the resolution of the telescope whose objective has a diameter of 2 meter is. तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 188। टेलीस्कोप का डायमीटर आपको दे रखा है 2 मीटर्स। आपको बोल रखा है कि जो वेवलेंथ स्टार से आ रही है वो 600 नैनोमीटर है। आपसे पूछा गया है लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, यानी कि उसकी
थीटा क्या होगी। चार ऑप्शंस देखेंगे तो आपको पता चलेगा आंसर रेडियन में है, यानी थीटा पूछा गया है। क्या फॉर्मूला होता है, सब लोगों ने ये फॉर्मूला जरूर पढ़ा होगा। तो ये जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला है थीटा इज इक्वल टू 1.22 लैम्डा डिवाइडेड बाई डी। यस, अगर ये फॉर्मूला छोटा सा आपको याद हो और आप उस समय ये वैल्यू पुट कर दें एग्जाम के समय, तो आपके आंसर्स दौड़े चले आएंगे। देखिए क्या बोलता है, ये लिखा है 1.22, लैम्डा की वैल्यू हो गई 6000 एंगस्ट्रम्स, या फिर अभी मैं 600 ही रहने देता हूं, नैनोमीटर को मैं 10⁻⁹ कर देता हूं, ठीक है, और ये हो गया 2 मीटर्स, दैट इज द आंसर। अब अगर इसको सॉल्व करेंगे है 10⁻², इससे मिलके हो जाएगा 10⁻⁻7, 2 और 6 ये कट गया मेरे पास 3 टाइम्स, 3 into 2 1.22 is 3.66. This is the answer, which is the first option. A option is the right answer. जो फर्स्ट ऑप्शन है वो डायरेक्टली इससे मैच कर रहा है। फर्स्ट ऑप्शन 3.66 into 10⁻⁻7 रेडियन इज द राइट आंसर। मैंने यूनिट नहीं लिखी है, वो आप लिख लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 169 पर आते हैं। एसी से क्वेश्चन पूछा गया है। A series LCR circuit is connected to an AC voltage source. When L is removed from the circuit, the phase difference between the current and voltage is pi/3. If instead C is removed from the circuit, the phase difference is again pi/3 between the current and voltage. The power factor of the circuit is. देखिए बहुत ही क्लेवरली प्लेस्ड क्वेश्चन है और बहुत ही इंटेलिजेंट क्वेश्चन मैं इसको कहूंगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 169, देखिए आप लोग जानते हैं कि यहां रेजिस्टेंस है, यहां मेरे पास में XL होता है और यहां मेरे पास में XC होता है। बारी बारी से स्विच ऑफ करते हैं दोस्तों। पहली बार आपने L को हटा दिया, अगर आप L को हटा दोगे तो XL गायब हो जाएगा, तो रेजिस्टेंस जो इफेक्टिव बचेगा वो R और XC के बीच में बचेगा। और क्वेश्चन में यहां पर जो रिजल्टेंट आएगा Z1 बार, ये फेजर में मैं ले रहा हूं तो ये एंगल होता है pi/3, यानी कि नेगेटिव में pi/3। आप लोग जानते हो अगर मैं इसको हटा दूंगा तो इसके और इसके बीच का रिजल्टेंट इसी डायरेक्शन में आएगा। नाउ अगर आप कैपेसिटेंस को हटा देते हो, यानी अगर मैं इस चीज को हटा देता हूं तो ये वेक्टर बचेगा, ये वेक्टर बचेगा, ये दोनों फेजर्स बचेंगे। इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो इस तरफ आएगा, ये है Z2 बार और ये एंगल इज अगेन pi/3, ठीक है, ये एंगल अभी भी pi/3 है। यानी आप इसको ऐसा समझिए, R और XC का रिजल्टेंट यहां है, XL और R का रिजल्टेंट यहां है। क्या होगा जब ये दोनों प्रेजेंट होंगे, क्या होगा जब ये दोनों प्रेजेंट होंगे दोस्तों? अगर ये दोनों प्रेजेंट होंगे तो मेरे पास में जो रिजल्टेंट है, देखिए ये भी 60, अगर मैं यहां से बात करूं, ये इन दोनों का रिजल्टेंट इधर, ये इन दोनों का रिजल्टेंट इधर, यानी ये दोनों मैग्नीट्यूड में सेम होने चाहिए। ये तभी हो सकता है जब XL इज इक्वल टू XC, तभी मेरे पास में XC और XL और R इक्वल एंगल बना रहे हैं। अगर ये इक्वल एंगल बना रहे हैं तो ये तभी पॉसिबल है जब XL इज इक्वल टू XC। इन दैट से केस जब मेरे पास में दोनों एक साथ प्रेजेंट होंगे, मैं जानता हूं phi इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ XL माइनस XC डिवाइडेड बाई R। अब अगर ये दोनों बराबर है तो tan इनवर्स 0 हो जाता है, और tan इनवर्स 0 कितना होता है? 0, यानी phi की वैल्यू 0। अब आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट 0 पे टिक लगा देंगे, व्हिच इज नॉट राइट। पावर फैक्टर पूछा है। पावर फैक्टर जो होता है दोस्तों, ये पावर फैक्टर cos phi होता है। सो पावर फैक्टर इज cos phi। अगर मैं पावर फैक्टर की बात करूं तो पावर फैक्टर इज cos phi, और phi की वैल्यू 0 रखिए, cos 0 इज इक्वल टू 1। इसलिए इसका जो आंसर आएगा वो 0 नहीं आएगा, इसका आंसर 1 आएगा। यहां गलती हो सकती थी आप लोगों से, तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसका आंसर है 1। दोस्तों यहां तक आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा और मेरे ख्याल से समझ भी लिया होगा। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 170 क्वेश्चन पर। सो क्वेश्चन नंबर 70 क्या है क्वेश्चन, पढ़िए जरा। क्वेश्चन नंबर 170 जो मेरे पास में यहां दे रखा है वो ये दे रखा है कि इन ए शॉर्ट इलेक्ट्रिकल डाइपोल, जिसका डाइपोल मोमेंट है 16 into 10⁻⁹ कूलम into meters, the electrical potential due to the dipole at the point at the distance 0.6 meters from the center of the dipole making an angle 60 degree is equal to dipole moment 60 degree पर पोटेंशियल कितना होगा वो आपको निकालना है। देखिए कैसे निकालना है।
दोस्तों जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को अगर हम लोग ध्यान से पढ़ें तो हमें यहां क्या समझ में आता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 170, ये डाइपोल आपको दे रखा है और इसका डाइपोल मोमेंट है 16 इंटू 10⁻⁻19। इसका सेंटर से 60 डिग्री के एंगल पर ये डिस्टेंस है 0.6। इस पॉइंट पर आपको पोटेंशियल निकालना है। ये कोई P पॉइंट है और इस P पॉइंट पर आपको पोटेंशियल निकाल लेना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला है KP cos थीटा डिवाइडेड बाय r क्यूब। डायरेक्टली पुट करिए और वैल्यू निकाल लीजिए। तो जो भी मेरे पास में पोटेंशियल होगा दैट इज गिवन बाय KP cos थीटा डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। तो K है 9 इंटू 10⁻⁹, P होता है 16 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर। r है 0.6 का होल स्क्वायर। 0.6। अच्छा, एक मैंने थोड़ा सा मिस्टेक किया दोस्तों, ये -19 की जगह -9 दे रखा है, तभी तो ये इससे कट जाएगा। अगर मैं इसको गौर से देखूं तो अच्छा cos थीटा मैंने लिखा ही नहीं है। cos 60 होता है 1/2, तो 1/2 से ये 8 बार कट गया। 9 इंटू 8 इज 72 विच इज 0.36। अगर अपन सॉल्व करें तो 200 बार जाता है, तो 200 वोल्ट इज द राइट आंसर। 200 वोल्ट इज द राइट आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 171 पर आते हैं दोस्तों। आयरन रॉड ऑफ ससेप्टिबिलिटी 599। अब आप में से कई लोग यहां इस क्वेश्चन को पढ़ के चकरा गए होंगे कि यार ससेप्टिबिलिटी दे दिया, अब पता नहीं मैं कैसे सॉल्व करूंगा। ठीक है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड H के बारे में बोल रहा है 1200 एम्पियर पर मीटर। परमिएबिलिटी ऑफ द मटेरियल कितना होगा? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना है। देखिए अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 171 के बारे में बात करें, जो रिलेटिव परमिएबिलिटी होता है वो होता है ससेप्टिबिलिटी +1। So this is equal to susceptibility chi +1। ये दे रखा है 599 +1 which is equal to 600। और इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, ये यूनिटलेस डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। दोस्तों अब आपसे पूछा गया है परमिएबिलिटी ऑफ द मटेरियल कितना होगा। तो परमिएबिलिटी ऑफ द मटेरियल म्यू इज गिवन एज μ0 into μr। μ0 है 4 पाई into 10⁻⁷ और ये है 600। जब आप उसको सॉल्व कर लेंगे तो ये लिखा हुआ है 2400 पाई into 10⁻⁷। ठीक है, अगर मैं इसको 3 जीरो आगे खिसका दूं तो 2.4 into पाई 2.4 पाई into 10⁻⁻। तो दोस्तों जब हम लोग इसको वापस मल्टीप्लाई करते हैं तो देखते हैं क्या आंसर आता है। अगर मैं इसको 3 जीरो आगे ले लेता हूं तो ये 2.4 पाई हो जाएगा और ये जो 3 है वो इससे मल्टीप्लाई होकर के 10⁻⁴ बन जाएगा। चारों ऑप्शंस को देखेंगे तो जो फर्स्ट ऑप्शन है वो डायरेक्टली इससे मैच करता है। इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो है 1, दैट इज 2.4 पाई into 10⁻⁴। और इसकी जो यूनिट आएगी वो है टेस्ला मीटर पर एम्पियर। राइट, तो ये था क्वेश्चन नंबर 171। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 172। राइट, तो दोस्तों अब जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो है 172 में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 172 में ये कह रहा है कि देयर इज अ लॉन्ग सोलेनॉइड ऑफ 50 सेंटीमीटर लेंथ having 100 turns carries a current of 2.5 ampere। The magnetic field at the center of the solenoid is। तो सोलोनॉइड के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड μ0 Ni से निकाला जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 172 जो मेरे पास में लेंथ देके रखी हुई है वो है 0.5 सेंटीमीटर यानी कि 50 सेंटीमीटर यानी कि 0.5 मीटर। मेरे पास में जो नंबर ऑफ टर्न्स है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स वो है 100 टर्न्स। राइट, करंट की जो वैल्यू है वो है 2.5 एम्पियर। आपसे पूछा गया है कि उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड μ0 Ni से दिया जाता है, तो B इज इक्वल टू μ0 टाइम्स Ni। यहां N जो होता है ये होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ N/L विच इज इक्वल टू μ0 4 पाई into 10⁻⁷। ये हो गया μ0। N की जगह मैं इस्तेमाल करूंगा N/L, तो N/L हो गया 100 डिवाइडेड बाय 0.5 और I जो है ये है करंट दैट इज 2.5 है ना। अगर अपन काटापीटी मचाएं ये 5 बार कट रहा है। ठीक है, ये 2.5 था, 5 टाइम्स कट गया, तो ये लिखा हुआ मेरे पास में 20 पाई into 10⁻⁵ और 20 का भी मैं हटा सकता हूं। 2 पाई into 10⁻⁴ विल बी द आंसर। 2 पाई की वैल्यू 3.14 अगर मैं यहां रख दूं, 3.14 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6.28 into 10⁻⁴। टेस्ला इज द राइट आंसर।
अगर अपन चारों ऑप्शंस को कंपेयर करके देखें, फर्स्ट ऑप्शन डायरेक्टली मैच कर रहा है, सो द फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। 173 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, a charged particle having drift velocity of 7.5 volt 7.5 into 10 to the power minus 4 in an electric field of 3 into 10 to the power minus 10 volt per meter has a mobility कितना, मोबिलिटी निकालना है। क्वेश्चन नंबर 173, मैं जानता हूं कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है वो होता है मोबिलिटी इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। जो मोबिलिटी हो जाएगा वो हो जाएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो डेटा आपको दे रखा है बच्चों, वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेटा है, ये है 7.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 और इलेक्ट्रिक फील्ड है मेरे पास में 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10। जब आप कंपेयर करते हैं या डिवाइड करते हैं बेसिकली, तो 7.5 में 3 से डिवाइड करेंगे 2.5 आ जाएगा। यहां पर ये हो जाएगा 10 टू द पावर 6, बस छोटा सा आंसर है 2.5 इंटू 10 टू द पावर 6, बी फॉर बॉम्बे। तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 174। तो क्वेश्चन नंबर 174 में क्या पूछ रहा है, देखिए ये कह रहा है द क्वांटिटीज ऑफ द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेंपरेचर ऑफ द टू सॉलिड्स ऑफ द सेम मटेरियल कॉपर स्फीयर्स ऑफ रेडियस r1 एंड r2 थ्रू 1 केल्विन इज इक्वल टू, या उनका रेशियो क्या होगा। तो दोस्तों आप लोग जानते हो कि जो हीट होती है वो हीट मेरे पास में ms डेल्टा t होती है। दोनों ही स्फीयर के लिए डेल्टा टी और एस सेम है, क्योंकि दोनों ही स्फीयर कॉपर के दे रखे हैं और दोनों को सेम टेम्परेचर से हम लोग टेम्परेचर राइज कर रहे हैं। तो जो भी रेशियो आएगा वो उनके मासेस के बराबर आएगा। अगर पहले वाले का मास m1 है और दूसरे वाले का मास m2 है और s और t दोनों के लिए सेम है, तो m1 by m2 लिख सकता हूं। आप जानते हो स्टूडेंट्स की किसी भी गोले का जो मास होता है वो इसका डेंसिटी इंटू वॉल्यूम के बराबर हो सकता है, और डेंसिटी जो है वो दोनों गोलों के लिए सेम है, और गोले का जो वॉल्यूम है वो है 4/3 इंटू पाई आर क्यूब। यानी मास m1 के लिए मैं ρ1 इंटू द सेम फॉर्मूला और मास m2 के लिए भी रो इंटू द सेम फॉर्मूला अगर मैं लिखूं तो ये हो जाएगा r1 क्यूब डिवाइडेड बाई r2 क्यूब। यस, क्यों? क्योंकि बाकी सारे कांस्टेंट्स है और वो कट जाएंगे। इसका मतलब अगर मैं मास को रो इंटू वॉल्यूम से लिखता हूं और वॉल्यूम को देखूं तो 4/3 पाई आर क्यूब, यानी मास इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब एंड क्यू इज प्रोपोर्शनल टू एम। दैट मींस q1 by q2 इज प्रोपोर्शनल टू r1 क्यूब by r2 क्यूब। और क्वेश्चन में मुझे ये दे रखा है कि ये r1 by r2 का क्यूब हो जाएगा, विच इज 1.5 का क्यूब। 1.5 को 3/2 का क्यूब लिख सकते हैं, इसलिए इसका आंसर 27/8 ए ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 175 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 175 में दे रखा है, द इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट through a potential difference V if the de Broglie wavelength of the electron is 1.22 into 10 to the power minus 2 nanometers, then the potential difference is right। तो क्वेश्चन नंबर 175 आपको दे रखा है कि जो लैम्डा है वो है 1.227 into 10 to the power minus 2 nanometers। मैं जानता हूं कि जो डी ब्रोगली वेवलेंथ होती है वो होती है 12.27 एंगस्ट्रम्स डिवाइडेड बाय रूट ऑफ द वोल्टेज। अगर मैं ये वाला लैम्डा यहां रख दूं तो ये लिखा हुआ है 1.227 into 10 to the power minus 2 into 10 to the power minus 9 is equal to 1.27 upon root v एंगस्ट्रम। ठीक है, तो ये चीज आपकी कट गई है, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो रूट v की वैल्यू 10 आ जाती है। यानी मेरे पास में जो वोल्टेज रिक्वायर्ड होगा दैट इज 100, और 100 वोल्ट का मतलब हो गया। चलिए एक बार इसको सॉल्व कर लेना चाहिए, मुझे लगता है कि नहीं इसको सॉल्व करना ही हमारे लिए बेटर होगा rather than हम लोग आगे की तरफ बढ़े। ये वाला पॉइंट इससे कैंसिल हो गया 10 टाइम्स 10 इंटू एंगस्ट्रम जो है ये है मेरे पास में 10 to the power 9। सो रूट v इज इक्वल टू 1 अपॉन 10 to the power minus 2, यानी v की वैल्यू आ जाती है मेरे पास में 10 to the power 2 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 10 to the power 4 वोल्ट्स। यस, यानी इसका जो ऑप्शन आ रहा है वो चौथा ऑप्शन आएगा, फोर्थ ऑप्शन, विच इज इक्वल टू 10 to the power 4 वोल्ट्स। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 176। सिग्निफिकेंट नंबर्स पर क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 176,
आपको दे रखा है कि 9.99 में से 0.99 0.0099 अगर जाएगा तो कितना मिलेगा। देखिए दोस्तों, सिग्निफिकेंट नंबर्स का जब भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, आपको पता होना चाहिए जो भी सिग्निफिकेंट नंबर है जब उनको सब्सट्रैक्ट किया जाता है, आप अगर इसको देखें तो इसके अंदर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट इज 3 और पॉइंट के बाद अगर मैं इसको देखूं तो इसके अंदर सिग्निफिकेंट नंबर्स आर 4। 3 डिजिट की सिग्निफिकेंट नंबर्स में से अगर मैं कोई भी ऑपरेशन करता हूं या कोई भी ऑपरेशन प्लस या माइनस किया जाता है तो आपको जो रिजल्ट आता है उसकी प्रिसिशन भी कम हो जाती है। यानी अगर इसका सिग्निफिकेंट 3 है और इसका सिग्निफिकेंट नंबर 4 है तो मैं ऐड करके कभी भी 4 सिग्निफिकेंट नंबर का डिजिट नहीं निकाल सकता। इनको ऑपरेट करने के बाद में जो भी आएगा उसका सिग्निफिकेंट नंबर 3 ही रहेगा। अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन को देखूं 9.9801 5 डिजिट नंबर, 9.98 3 डिजिट नंबर, 9.980 अगेन 4 डिजिट नंबर एंड 9.9 2 डिजिट नंबर, तो इसका राइट आंसर आएगा 9.98। तो ये इसका राइट आंसर आना चाहिए विच इज द ऑप्शन नंबर 2। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ ये समझना है कि जो भी सिग्निफिकेंट नंबर्स होती हैं उनके ऑपरेशंस करने पर जो भी आंसर आता है वो लोवेस्ट सिग्निफिकेंट नंबर को फॉलो करता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 177 में यहां पे दे रखा है कि एक मीनार है जिसकी ऊंचाई h है। अगर आपने एक पार्टिकल को 20 मीटर पर सेकंड से छोड़ दिया और वो जमीन पर जब हिट करता है तो वो 80 मीटर पर सेकंड से हिट करता है, नीचे ग्रेविटेशनल जी आपको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो h की वैल्यू कितनी होगी। अगर मैं किसी मीनार से पार्टिकल को छोड़ देता हूं या फेंक देता हूं 20 मीटर पर सेकंड से, वो जमीन पर 80 मीटर पर सेकंड से स्ट्राइक करता है और एक्सेलरेट हो रहा है एक ही डायरेक्शन में, तो ये 1D मोशन का इक्वेशन है और थर्ड इक्वेशन से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। आप लोग जानते हैं कि v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। यू विल यूज द सेम इक्वेशन, फाइनल वेलोसिटी इज 80, तो ये हो गया 80 का स्क्वायर और ये है मेरे पास में u स्क्वायर विच इज 20 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a है एक्सेलरेशन g और s डिस्प्लेसमेंट की जगह पर मैं h इस्तेमाल करता हूं, तो जो h हो जाता है दैट इज 80 स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 20। जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये है 6400 minus 400 divided by 20 on solving you will get 300 meters is the right answer। 300 meters का मतलब हो गया ऑप्शन नंबर 4, ये मेरा राइट आंसर है। दोस्तों अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 178। क्वेश्चन नंबर 178। देखिए इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इस क्वेश्चन में दे रखा है कि कैपिलरी ट्यूब ऑफ द रेडियस r इज इमर्स्ड इन द वाटर एंड द वाटर राइजेस टू द हाइट h। नाउ द मास ऑफ द वाटर इन द कैपिलरी इज 5 grams। द अनदर कैपिलरी ट्यूब ऑफ द रेडियस 2r इज इमर्स्ड इन द वाटर। अब आपको बताना है कि उसमें जो वाटर कॉलम राइज होगा उसका मास कितना होगा। दोस्तों ये मेरे पास में पहला ट्यूब है, पानी में डुबोने पर इसमें h हाइट तक वाटर चढ़ जाता है और इसकी रेडियस r है। वाटर की डेंसिटी को अगर मैं रो ले लेता हूं तो मेरे पास में जो मास हो जाएगा वो हो जाएगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम विच इज पाई r स्क्वायर h। इसके इनिशियल मास को मैं 1 ले लेता हूं, डेंसिटी तो सेम रहेगी r1 इंटू h1। अब सेकंड केस में आपने रेडियस को चेंज कर दिया, 2r कर दिया और मास जो है वो कितना होगा वो आपको निकालना है। मैं h2 कर देता हूं और मैंने यहां पर रेडियस r2 कर दिया विच इज इक्वल टू 2 इंटू r और जो मास होगा वो है m2। बाय द सेम फॉर्मूला आई कैन राइट m2 इज इक्वल टू रो इंटू पाई r2 स्क्वायर इंटू h2। ठीक है, अब अगर मैं डिवाइड कर दूं दोस्तों तो m2 डिवाइडेड बाई m1 जो होगा ये लिखा हुआ है r2 स्क्वायर इंटू h2 डिवाइडेड बाई r1 स्क्वायर इंटू h1। आप लोग जानते हैं कैपिलरिज्म का फंडामेंटल क्या होता है। कैपिलरिज्म का मतलब होता है r1 h1 इज इक्वल टू r2 h2। ये आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, r1 h1 इज इक्वल टू r2 h2। अगर मैं ये यहां इस्तेमाल कर लूं तो r2 h2 से r1 h1 को काटा जा सकता है तो r2 अपॉन r1 बचेगा और क्वेश्चन में r2 2r दे रखा है तो ये 2r हो गया और ये है मेरे पास में r विच इज इक्वल टू 2, यानी m2 अपॉन m1 इज इक्वल टू 2। तो m2 is equal to 2 into m1 which is given as 5, तो 10 ग्राम is the right answer। तो इसका आंसर आ जाएगा 10 ग्राम which is the third option, option number 3 is the right answer।
दोस्तों अब हम लोग 179th क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 179 एक बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, मीटर ब्रिज पर बेस्ड है। यहां पर ये अरेंजमेंट दे रखा है कि ये लेफ्ट साइड का रेजिस्टेंस है R और ये राइट साइड का रेजिस्टेंस है दिस इज 10 ओम्स। जो मीटर ब्रिज का वायर है ये उसको 3:1 में डिवाइड कर रहा है। तो अगर मैं इसको x मान लेता हूं 3x और ये है 2x। आप लोग जानते हैं कि मीटर ब्रिज जो होता है ये व्हीटस्टोन ब्रिज पर, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज पर काम करता है और बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज में आमने सामने वाले का मल्टीप्लिकेशन सेम होता है, यानी दिस इनटू दिस इज इक्वल टू दिस इनटू दिस। तो मुझे पता चल गया R इनटू 22x इज इक्वल टू 10 इनटू 3x। यहां से R की वैल्यू आ गई मेरे पास में 30 डिवाइड बाय 2 15 ओम्स। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को बहुत केयरफुली पढ़िएगा दोस्तों। ये बोला गया है कि जो वायर है, जो ये वाला वायर है ये 1.5 मीटर लंबा है। ठीक है, तो 1.5 मीटर वायर का रेजिस्टेंस आ रहा है 10 ओम। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कितनी लेंथ का रेजिस्टेंस 1 ओम होगा। ठीक है, तो 1.5 का रेजिस्टेंस आया 15 ओम। तो 1 मीटर का रेजिस्टेंस आप इसको ऐसा समझिए 15 ओम वायर के लिए जो लेंथ रिक्वायर्ड है वो है 1.5 मीटर्स। अब अगर मुझे 1 ओम के लिए लेंथ रिक्वायर्ड होगा वो है 1.5 डिवाइडेड बाय 15 मीटर्स व्हिच इज 0.1 मीटर। दिस इज माय राइट आंसर 0.1 मीटर व्हिच इज इक्वल टू सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन हो गया मेरे पास में 1 × 10⁻⁻1 मीटर्स। ये मेरे पास में राइट आंसर आएगा। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की, 180 क्वेश्चन नंबर लास्ट। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 180 जो है इसके लिए आपको नॉर की टेबल पता होनी चाहिए। नॉर गेट क्या होता है और उसकी टेबल क्या होती है आपको पता होनी चाहिए। तो नॉर गेट जो होता है वो क्या होता है, ये अगर A है और ये अगर B है दिस इज कॉल्ड नॉर गेट। ठीक है, ये है मेरे पास में नॉर गेट, इसको नॉर गेट कहते हैं। इसकी जो ट्रूथ टेबल है वो क्या है, इसकी ट्रूथ टेबल है मेरे पास में A B Y, ये है 0 0 0 1 1 0 और 1 1। इसकी जो ट्रूथ टेबल हो जाती है दोस्तों वो है 1 0 0 0। ये नॉर की ट्रूथ टेबल है। अब हम लोग यहां पर उसी बेसिस पर इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो ये हो गया क्वेश्चन में A, ये है मेरे पास में नॉट गेट। सिमिलरली मेरे पास में अनदर नॉट गेट, ये है B और ये है मेरे पास में नॉर गेट। ठीक है, दिस इज नॉर गेट। ये है A, B और Y। दोस्तों अगर मैं A को भी 0 लेता हूं, B को भी 0 लेता हूं, यहां 0 है, यहां पर भी 0 है, इसका उल्टा यहां होगा 1 1। अगर ये दोनों 1 1 है तो यहां 0 मिलेगा, तो Y भी 0 आ गया। अब एक काम करते हैं दोस्तों, अगर मैं 1 को 1 ले लेता हूं तो 0, 1 इसका उल्टा यहां मिलेगा दैट इज 1, 0 1, 0 आंसर इज 0, तो मुझे यहां 0 मिलेगा। सिमिलरली अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं तो भी 0 मिलेगा। अगर मैं दोनों को 1 ले लूं तो यहां पर भी मेरे पास में इसका उल्टा 0, 0 हो जाता है, 0 0 0 0 का आंसर 1 आ गया। तो दिस इज द आंसर। आप अगर देखें तो इसका आंसर फर्स्ट आता है। तो दोस्तों इसी के साथ में बड़ी मेहनत से मैंने आप लोगों के लिए ये जो असाइनमेंट है ये कंप्लीट किया और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों ने इसको बहुत अच्छे से फॉलो किया होगा। मुझे थोड़ा समय जरूर लगा लेकिन मैंने 135 से लेकर के 180 तक के सारे क्वेश्चंस आप लोगों के लिए सॉल्व कर दिए हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों के बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे और आप लोग जो है वो बहुत अच्छा करोगे अपनी लाइफ में। आप लोगों के कैरियर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पर मैं इसी तरह के कैरियर, एकेडमिक और मोटिवेशनल वीडियोस सिर्फ आप लोगों के लिए लाता हूं। थैंक यू।